अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हमने शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले ज़रा उसको रिवाइज कर देते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है। शील्ड का मतलब है एक तह का बन जाना, स्क्रीन का बन जाना, किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द। न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो उसके जो इनर शेल थे, न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल, वो क्या करते थे? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो एक स्क्रीन सी बना देते हैं, तह सी बना देते थे, जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था? जो उसके इनर शेल थे वो उसकी न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी को अपनी तरफ गेन कर लेते थे। तो इस अमल को कहते हैं, इस मज़हर को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये तो था हमारा प्रीवियस का टॉपिक। अब आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज का क्या मतलब है? आयोनाइज का मतलब है आयंस का बनना। आयंस दो किस्म का होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स अपना वो दे देता है किसी दूसरे को, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव जो सिंबल आता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले ले उसको हम कहते हैं नेगेटिव आयन। ठीक है। तो ये तो होगी बात हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन कहता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की या कम से कम मिकदार, या जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स? कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? उसके आउटर मोस्ट शेल से। हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कोई एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में जितने न्यूक्लियस के, क्योंकि इर्द गिर्द शेल होते हैं ना, उस शेल में उसके आखिरी जो शेल है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर है, हमें चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फ़र्ज़ करें हमारे पास सोडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 2 8 1। तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो उसको फ़र्ज़ कर लें हम उसको रिमूव कर रहे हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, हमें रिक्वायर होती है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सोडियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ठीक है, ये है हमारे पास एक एटम। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। इसके जो लास्ट वाला शेल है जिसको हम आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं, इसमें कितने हैं? इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार है? वो है +496 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल क्या है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या है? यूनिट है। इसको हम कहते हैं यूनिट। तो ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि उसको हम किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में इसके टाइप्स हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो व्यूवर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट में, जैसा कि हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। तो इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 2 8 2, क्योंकि फर्स्ट में 2, फिर सेकंड शेल में 8, फिर लास्ट शेल में 2। तो ये इसका एटॉमिक नंबर 12। तो ये 12 हमारे पास मुकम्मल हो गई। फ़र्ज़ करें कहता है ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करने के लिए हमें फिर भी इतनी ही एनर्जी रिक्वायर है? नहीं। तो उसके लिए हमें उस हिसाब से फोर्स भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो भी इससे ज़्यादा ही होगी। देखें हमारे पास मैग्नीशियम है, उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसके लास्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीशियम का एटम है, उसमें उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसमें से सिर्फ एक को हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर है? 738 किलो जूल पर मोल हमें उसके लिए एनर्जी रिक्वायर है।
ठीक है व्यूअर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हमने एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया। नेक्स्ट कहता है इस मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन के केस में जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करेंगे इस मैग्नीशियम में, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम सेकेंड को भी रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या हमें फिर उतनी ही एनर्जी दरकार होगी? नहीं। तो हमें उसके लिए कम से कम 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर है, तब जाके सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेंड, इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले हमारे पास है, कहता है इन ग्रुप में, इसको मैंने डिफरेंट तरीके से लिखा है। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप है, फिर हम पीरियड्स की बात करेंगे कि ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ग्रुप। ग्रुप में हम कहाँ से कहाँ जाते हैं? ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं। फ़र्ज़ कर रहे हैं आप अपने घर की सीढ़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे पास ग्रुप है। तो ये जो हमारे पास सड़कें हैं, रोड, इसको हम कहते हैं ये किसके फॉर्म में है? ये पीरियड्स की फॉर्म में है। तो हमारे पास जो ट्री हैं, दरख्त, वो किस फॉर्म में है? वो ग्रुप की फॉर्म में है। जो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये ज़मीन है, ये प्लेन, ये किसकी फॉर्म में है? ये पीरियड्स की फॉर्म में है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है? जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबीडियम, सीजियम। ये हमारे पास क्या है? अल्कली मेटल्स हैं। इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पीरियोडिक टेबल में, जो हम यहाँ से शुरू होते हैं वो अल्कली मेटल है, और जब हम एंड करते हैं वो कहाँ पर होता है? वो नोबल गैसेस पर होता है। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, वो हमारी थी नोबल गैसेस। और ये कौन सी है? हमारे पास अल्कली मेटल है। कहता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। कैसे? अगर लिथियम के लिए कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर है? वो 520 किलो जूल है। इसी तरह जब हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे ग्रुप की तरफ जाते हैं, लिथियम टू सीजियम की तरफ आते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। इसके लिए अगर 520 थी लिथियम के लिए, ये देखें, लिथियम के लिए अगर 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो सीजियम के लिए सिर्फ 377 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या है? हमें चाहिए। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी तो होगी डिक्रीज, लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसा हमारे पास लिथियम, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल 2, पहले में कितने होंगे? 2 होंगे। फिर लास्ट वाला जो शेल है उसमें कितना होगा? 1। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स कैसे इंक्रीज करेंगे? तो ये है हमारे पास लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट कहता है हमारे पास सोडियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी? 2, 8, 1। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स फिर मज़ीद बढ़ते जाएंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है। फिर इसी तरह रुबीडियम में आएंगे तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स मज़ीद इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं? इंक्रीज़, बढ़ते हैं, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। और शील्डिंग इफेक्ट भी, जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की फोर्स जो है वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, और वो भी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। लेकिन एटॉमिक साइज़ क्या होगा? वो भी एटम का साइज़ जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। किस में? इन अ ग्रुप में। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे पास ग्रुप में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड में क्या होता है। पीरियड में सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ से कहाँ पर? लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारे पास पीरियड है। फर्ज करें हमारे पास पेंसिल क्या है? ये पीरियड है, और ये क्या है? ग्रुप है। ये पीरियड है, ये ग्रुप है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की जानब जाते हैं तो क्या होता है? जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ये मैंने लिखा लेफ़्ट टू राइट, जब हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? फ़र्ज़ कर लें हमारे पास लिथियम है सबसे पहले, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? सिर्फ 3 है।
इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 520 किलो जॉल पर मोल, ठीक है, किलो जॉल पर मोल। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखें बढ़ती जा रही है। फिर बेरिलियम के लिए 899, फिर बोरान के लिए 801, फिर कार्बन के लिए 1096, फिर इसी तरह नाइट्रोजन के लिए 1402, फिर इस ऑक्सीजन के लिए 1314, फिर इसी तरह हमारे पास जो लास्ट नोबल गैस है नियोन, उसके लिए हमें 2081 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इससे ये साबित हुआ कि इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो रही है। इसमें कहता है नंबर ऑफ शेल, इसमें एटॉमिक साइज इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज, लेकिन इसमें एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। कैसे, कहते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट टू फॉर्म एलिमेंट टू एलिमेंट वो तो बढ़ती है, इसकी वजह से नंबर ऑफ शेल्स सेम होगा। इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। मगर कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विद इन द सेम शेल वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं। तो उस प्रोटॉन्स जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। तो ये कहता है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट कहता है कि विच अट्रैक्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो उसमें मोर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, मोर स्ट्रांगली, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, ये था हमारा पीरियड्स। फर्स्ट हमने ग्रुप की बात की, थर्ड हमने पीरियड्स की बात की। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, लेकिन इसमें इंक्रीज होती है। ये एक दूसरे के उलट है। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज। इसमें ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। थर्ड पे लिखता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो है उसमें बढ़ जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ शेल्स इसमें भी बढ़ जाते हैं। लास्ट में उसमें शील्डिंग इफेक्ट की बात करें कि शील्डिंग इफेक्ट इसमें भी इंक्रीज हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट इसमें भी इंक्रीज हो जाती है। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इस अभी भी आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो आप मुझसे इनबॉक्स में कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।